अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्ट को ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्योंकि सभी फैक्ट सभी क्वेश्चन एग्जाम रिलीवेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पसंद आए तो एंड में लाइक और शेयर करके जाइएगा। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली करंट अफेयर की, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपके लिए स्पेशली एक फोल्डर आपको दिखाई देगा डेली करंट अफेयर का, उसमें आपको प्रीवियस जितने भी डे की मंथ की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर को, और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किस शहर में एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च के लिए प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की गई? तो हेल्थ रिसर्च के लिए एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है फरीदाबाद में। फरीदाबाद भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। हाल ही में देखिए, भारत के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट स्थित है जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। यहां पर एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी या लेबोरेटरी हम बोल ले, इसका इनॉग्रेशन किया है। होगा क्या इस लेबोरेटरी में? तो किसी भी डिसीज के लिए वैक्सीन का प्री ट्रायल किया जा सकेगा, और ट्रायल के आधार पर जल्द से जल्द किसी भी वैक्सीन के, किसी भी डिसीज के लिए वैक्सीन को विकसित किया जा सकेगा। वर्ल्ड में यह नवी ऐसी लेबोरेटरी है और एशिया की पहली ऐसी लेबोरेटरी है, ध्यान रखिएगा, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। वैसे एशिया के बाहर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऐसी लेबोरेटरी पहले से मौजूद थी, लेकिन अब एशिया में पहली बार खोली गई, और एशिया में भी कहां पर? भारत के हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में। डन हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया वैक्सीन को विकसित किया जाना मुख्य उद्देश्य है इस लेबोरेटरी का। प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकेगा किसी भी डिसीज के लिए वैक्सीन का। अब यहां पर इस संस्था की बात करें कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट क्या है, जहां पर इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद का एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहां पर पहली बार इस लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, और यह एशिया की पहली लेबोरेटरी होने वाली है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष की बात करें तो पहले यूरोपीय संसद को समझें। तो यूरोपीय संघ, यूरोप के देशों का एक संघ है, ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज यूरोपीय संघ की मेंबर है। उनकी 7 ब्रांचेस में से एक ब्रांच है यूरोपीय संसद। यह आपस में मिलकर 27 देशों के लिए डिसीजन मेकर के रूप में काम करती है। इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है रॉबर्टा मेट्सोला को। आंसर ए हो जाएगा। रॉबर्टा मेट्सोला दूसरी बार हाल ही में जुलाई 2024 में यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। वैसे ये यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला है। इनके पहले भी 2 महिलाएं यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट नियुक्त की जा चुकी है, जिसमें से पहली सिमोन विल थी। ऑलमोस्ट 1979 से लेकर 1982 तक सिमोन विल यूरोपीय पार्लियामेंट की पहली महिला अध्यक्ष थी, और सेकेंड टाइम निकोल फोर्टेन बनी थी 1999 से लेकर 1999 से लेकर 2002 तक। और अब तीसरी महिला यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष कौन? तो यह है रॉबर्टा मेट्सोला। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि यह दूसरी बार नियुक्त की गई है अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि 2022 में डेविड सासोली, जो कि यूरोपीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष थे, इनके निधन के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त की गई थी रॉबर्टा मेट्सोला, और अब परमानेंट अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूरोपीय संघ की 7 ब्रांचेस में से एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जिसका हेडक्वार्टर
फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में देखने को मिलता है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई कौन? रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, कहां की है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये माल्टा से बिलोंग करती है। आप कमेंट में बताना कि माल्टा किस महाद्वीप का देश है, बता दोगे? ठीक है, टफ नहीं होगा क्योंकि आपको आंसर कहीं ना कहीं यहीं से मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, बाइलिंगुअल बैच है, जहां पर आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में या रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल है। यहीं पर आपको देखिए बाइलिंगुअल क्लासेस है आपकी सभी, और इसके अलावा टॉपिक वाइज आपके टेस्ट सीरीज भी आपको आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगी। सभी टॉपिक जितने भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ भी आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है। काफी नॉमिनल चार्जेस है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी के इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो नीचे नंबर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़ाकर कितना किया है? तो आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है 6.8% से बढ़ाकर हाल ही में 7% किया है। कितना परसेंट? 7%। किसने? आईएमएफ ने। आईएमएफ ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है और इसने अंदाजा लगाया है कि 2025 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, पहले जो इसका अनुमान था 6.8%, वो अब 7% रह सकता है। ठीक है, साथ ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये जो अनुमान है भारत की जीडीपी ग्रोथ का, वो 6.5% का लगाया है। ठीक है, 2025 में 7% का है और 2026 के लिए 6.5% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। इसने बताया है कि भारत में खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसीलिए उसने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7%। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी इसने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, जिसमें से एक ये है, इसने बताया कि 2024 के लिए जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है जो पहले का था वो बना रहेगा 3.2%। वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2024 के लिए, यह कहा है किसने? आईएमएफ ने। ठीक है, भारत की किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना को शुरू किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जिसे कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पहले आंसर ले लेते हैं, फिर समझेंगे कि स्कीम क्या है, योजना क्या है। तो योजना का नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, लॉन्च किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है आपको यह पता है? अभी जो नए बने हैं तो यह शिवराज सिंह चौहान, पहले एमपी के सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम कनेक्ट करें तो 18-19 साल ये एमपी के सीएम रहे। 2004 से रहे, 2018 से 2020 तक कुछ समय के लिए कमलनाथ रहे थे, बाकी 2004 से कंटिन्यू 2023 तक एमपी के सीएम रहे। 2 साल बीच में गैप कर दे तो ऑलमोस्ट 18-19 साल हो जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान को अभी सेंट्रल मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पद दिया है। तो 16 जुलाई को नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 96वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। 96th जो स्थापना दिवस का प्रोग्राम था उसमें यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को शुरू किया। यह स्कीम 5 साल तक देश में लागू रहेगी। होगा क्या? प्रारंभिक तौर पर जो उच्च उपज वाले तिलहन और दाल हैं, दलहन या तिलहन फसलें हैं, उन पर रिसर्च की जाएगी ताकि कृषि और पशुपालन में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना को नाम दिया गया है वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम। किस मिनिस्ट्री की है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। किस
संस्थान की है, मिनिस्ट्री बोलना गलत हो जाएगा, किस संस्था की है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ये स्कीम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की भी बात कर लें तो भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ठीक है, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसी ने शुरू की है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए? तो पॉल कागामे की बात करें तो ये अफ्रीकी देश रवांडा के हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। पॉल कागामे अफ्रीकी देश रवांडा के प्रेसिडेंट है। ठीक है, वैसे यहां पर यह याद रखिएगा कि चौथी बार ये रवांडा के प्रेसिडेंट बने पॉल कागामे। पहली बार सन 2000 में ये रवांडा के प्रेसिडेंट बने थे और लगातार इन्होंने रवांडा के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। ठीक है, अब राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर से 2024 में चौथी बार इनकी नियुक्ति की गई 5 साल के लिए। जो रवांडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्हें 99% वोट मिले, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। पॉल कागामे कहां के प्रेसिडेंट चौथी बार बने? रवांडा, जो कि एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, अफ्रीकी देश है, कैपिटल है किगाली और रवांडियन फ्रैंक यहां की ऑफिशियल करेंसी है। मैप पर अगर हम देखेंगे रवांडा को तो आपको यहां पर अफ्रीका में दिखाई देगा। पड़ोसी देश देखिए रवांडा के कौन कौन है, तो उत्तर में आते तो युगांडा, पूर्व में आते तो तंजानिया, यहां से टच होगा, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, मतलब कांगो गणराज्य। तो 4 देश रवांडा से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। फिर रिपीट करता हूं, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कांगो गणराज्य। पश्चिम में एक झील भी देखने को मिलती है जो कि रवांडा की पश्चिमी सीमा बनाती है। इस झील का नाम है लेक किवू। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि लेक किवू किस महाद्वीप में स्थित झील है, तो यह हमको देखने को मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में, रवांडा के पश्चिम में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट भाग लेने वाले हैं? तो आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है जुलाई में एंड में और अगस्त तक चलेगा। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 117 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे इस साल। कितने? 117। ठीक है, 17 जुलाई को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एथलीट हैं उनकी एक लिस्ट जारी की और इन्होंने बताया है कि इस साल पेरिस ओलंपिक में 117 एथलीट इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे एथलेटिक्स में, टोटल 29 इंडियन एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष है। ठीक है, टोटल कितने? 117। सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में? तो एथलेटिक्स में। भारतीय जो दल है खिलाड़ियों का, एथलीटों का, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। आपको मैंने कुछ सेशंस पहले फ्लैग बैरियर के बारे में भी बताया था, सही है? तो याद रखना, ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और अंचत शरद कमल रहने वाले हैं। और चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है पेरिस ओलंपिक में? गगन नारंग, भारत के शूटर हैं, काफी फेमस। ये हैं शेफ डी मिशन बोलते हैं इसको, या मिशन हेड भी बोल सकते हैं, शेफ डी मिशन। पेरिस ओलंपिक 2024 में 33वां संस्करण है, पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। 26 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक ये 2024 में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़े। 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो नेल्सन मंडेला डे, पहले तो यह समझो कि हर साल कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला की जन्म तिथि। जानते कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति।
अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे ऐसे विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है। अब कमेंट में बता देना कि पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला। ठीक है, यहां पर आते हैं। नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के रूप में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, और इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। यह है नेल्सन मंडेला। ठीक है, अफ्रीका के गांधी। पूरे नेल्सन मंडेला के जीवन भर की सभी उपलब्धियों को, उनके सम्मान को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ नेल्सन मंडेला मनाया जाता है 18 जुलाई को। इनका जन्म तिथि का दिन है। ठीक है, नवंबर 2009 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषणा की थी कि भैया 18 जुलाई को हम मनाएंगे, और अगले ही साल 2010 से पहली बार इसकी शुरुआत की गई, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। वैसे नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें तो मैंने आपको बताई, पर फिर भी अवार्ड इनके बारे में पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति 1994 से लेकर 1999 तक। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। दूसरे विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1990 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना। इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है 1993 में, और 2008 में गांधी पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया था। ओके, इनकी ही याद में, इन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस पूरे वर्ल्ड में शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए 18 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। करेक्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का हाल ही में पुनर्गठन किया। नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में एक्स ऑफिसो मेंबर की बात करें तो ध्यान रखना 4 होते हैं। कितने होते हैं? अधिकतम 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। 4 पदेन सदस्यों की यहां पर नियुक्ति की गई, जिसमें एक बदले हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, को शिवराज सिंह चौहान को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये 4 पदेन सदस्य बने हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर बने हैं नीति आयोग के। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है ना, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 2015 में फॉर्म किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर इसमें पदेन सदस्य पता है कौन होते? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 मेंबर मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 मंत्री पदेन सदस्य के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो नामित कर सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनका स्थान लिया है, क्योंकि ये नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। ठीक है, कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी बनाए गए, लेकिन उनके नाम पूछे नहीं जाएंगे तो उनके छोड़ दो। ये आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को योजनाओं से संबंधित सिफारिशें सौंपने का काम है नीति आयोग का। स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। इसमें एक होता है अध्यक्ष, और हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके। अब प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी हो, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य 4 होते हैं, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ये वर्तमान में अभी पुनर्गठन हुआ तो नियुक्त हुए। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो कि कैबिनेट स्तर का दर्जा रखते हैं, और अंशकालिक सदस्य होते हैं। 2 अंशकालिक सदस्य भी अधिकतम पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो यह संरचना है नीति आयोग। क्या आपसे ये 3 पूछे जाते हैं नॉर्मली, ध्यान रखना। नीति आयोग का, या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ होता है। वर्तमान में इन पदों पर कौन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो अध्यक्ष तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि पीएम वो है। उपाध्यक्ष के पद पर वर्तमान में नीति आयोग में है सुमन बेरी, और सीईओ के पद पर BVR सुब्रमण्यम है। इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। वर्क क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करना, सभी राज्यों को एक मंच प्रदान करना नीति आयोग का मुख्य कार्य।
ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय योजना को विकसित करना और इसे गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचाना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जितने भी विभागीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनके समाधान के लिए एक मंच देना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑल ओवर देखें तो केंद्र सरकार को विकास और योजनाओं के लिए सिफारिशें देने का काम नीति आयोग का होता है, लेकिन एक सिफारिशकारी ही निकाय है, केवल सिफारिशें दे सकता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसे कहा जाता है संस्कृति मंत्रालय। है क्या, समझिए। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 के दौरान विश्व स्तर के 50 यंग प्रोफेशनल्स बुलाए जाएंगे और हेरिटेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर यह अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, इस फोरम में। ठीक है, तो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो 14 से लेकर 23 जुलाई तक वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 का आयोजन करेगा। वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21वीं सेंचुरी 2024 में इस फोरम की या आयोजन की थीम है। आयोजन कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की किस शिक्षा संस्था द्वारा साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा की गई? तो साथी एसएससी ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत की घोषणा की है आईआईटी कानपुर ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। आईआईटी कानपुर काफी फेमस शिक्षा संस्थान है भारत का, जो कि साथी एसएससी प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाला है। क्यों? तो एसएससी से संबंधित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित जितनी भी एग्जाम से उनकी तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना साथी एसएससी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है, जो कि डेवलप करने वाला है आईआईटी कानपुर। यह घोषणा की है आईआईटी कानपुर ने। ओके, यहां पर 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने समझे, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा, फोकस क्वेश्चन भी देखा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे उसको यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पारंपरिक फसल त्योहार हरेला किस राज्य से संबंधित है? कहां से? उत्तराखंड। पढ़ा था कल के सेशन में हमने। सेकेंड, हाल ही में किस भारतीय को प्रसिद्ध हंस वॉन हंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है किसको? के चोकलिंगम को। आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो आईपीएस राजीव कुमार डीजीपी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में। आईपीएस राजीव कुमार। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज को शुरू किया है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का संबंध किससे है? तो जीरो इमिशन ट्रक को बनाने से। मानवी मधु कश्यप हाल ही में किस राज्य की पहली महिला ट्रांस वीमेन सब इंस्पेक्टर बनी है? तो ये ट्रांस वीमेन सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार राज्य में, मानवी मधु कश्यप। चर्चित केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 2025 संबंधित है अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, यह पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध हिंदू त्योहार खर्ची पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा मनाया जाता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। हर साल इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो यह शहर कौन? इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आप सभी के लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। म्यूजियम को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। सिरिल रामफोसा किस देश के प्रेसिडेंट है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, सिरिल रामफोसा।
नेल्सन मंडेला को भी हमने पढ़ा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ईरान के रामसर में 1971 में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। ओके, अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक से तीनों ही क्वेश्चन। पेरिस में सबसे पहली बार ओलंपिक कब आयोजित किया गया? 2024 में हो रहा है। पहली बार कब आयोजित किया गया था पेरिस ओलंपिक? पहली बार किस वर्ष हुआ था? भारत में हॉकी में गोल्ड मेडल किस वर्ष के ओलंपिक में जीता है? पहली बार भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल किस वर्ष के ओलंपिक में जीता था? और किसी भी स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप से पहली बार किसने जीता? तीनों ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, पॉज करके देख लो, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेरिस ओलंपिक भी है तो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में समझे, रिवीजन भी कर लिया और क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर भी देख लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।